देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रूबी फरहत। और आज बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आगाज की। कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि अपनी सेहत की वजह से सोनिया गांधी यात्रा में शामिल नहीं हो सकी। 3,570 किलोमीटर की यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक जाएगी। इस यात्रा के जरिए एक तरफ एकता का संदेश दिया जाएगा तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात भी बिछाई जाएगी। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिकेश बहादुर जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ बुद्धिजीवी डॉक्टर मुस्तबा नकवी साहब हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक भारती जी भी हैं। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। हरिकेश जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का क्या महत्व है? देखिए, ये यात्रा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो देश में जनता के सामने तमाम समस्याएं हैं, इन समस्याओं को जिससे कि जनता जूझ रही है और तरह तरह की परेशानी वो झेल रही है, तो उन समस्याओं को ऐसा जनता को लगना चाहिए कि उसकी भावनाओं का नेतृत्व करने वाला भी कोई व्यक्ति है या कोई पार्टी है जो सही मामले में उसकी दिक्कतों को, उसकी कठिनाइयों को उजागर कर रही है, सरकार के सामने भी ला रही है और सरकार को सचेत करने की कोशिश कर रही है। तो इस यात्रा का एक मकसद तो ये आप आसानी से समझ सकती हैं कि हो सकती है जी। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश का वातावरण धीरे धीरे, जो रूलिंग पार्टी है उसके नेताओं के तमाम वक्तव्यों, उनके कामों से इतना विषाक्त होता जा रहा है कि समाज में एक बहुत बड़ा विभाजन पैदा हो रहा है। वो विभाजन वास्तव में ज्यादा धर्म और जाति के नाम पर हो रहा है। और आप देखेंगे कि जो रूलिंग पार्टी है उसने जब जरूरत पड़ा है तो जातीय समीकरण बैठाने के लिए जातिवादी शक्तियों को या जातिवादी व्यवस्था को अपनाया है। उससे समाज में जातीय ध्रुवीकरण भी हुआ है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए तो ये पार्टी बहुत पहले से मशहूर है। आज जितनी भी आज आमतौर से इनके कार्यक्रम अगर आप देखिए तो बहुत सारे कार्यक्रम इनके ऐसे चलते हैं या उसके पीछे जो मंशा होती है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की होती है। और ये धर्म के आधार पर जो ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं उससे समाज में बिखराव पैदा हो रहा है, समाज में तनाव पैदा हो रहा है, समाज की सद्भावना मिट रही है और लोगों में धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव पैदा हो रहा है। और इसमें सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये देखा गया कि तमाम पढ़े लिखे लोग, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपने विवेक को कहीं और रख दिया है। वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बातें कह रहे हैं उससे सीधे उसे स्वीकार कर ले रहे हैं। अगर वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और उसका विश्लेषण करें, उसको समझने की कोशिश करें और उस पृष्ठभूमि में समझने की कोशिश करें जिस पृष्ठभूमि में भारत को आजाद कराने वाले लोगों ने तमाम त्याग और बलिदान दिया और जिस विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिस विचारधारा को लेकर देश को चलाए, अगर उसके प्रकाश में सारी चीजों का विश्लेषण करें तो उन्हें पता चलेगा कि आज जो रूलिंग पार्टी है उसका काम उन तमाम बातों, सिद्धांतों, नैतिक मान्यताओं, मूल्यों के खिलाफ है जिनको लेकर के ये देश आगे बढ़ा है। अब देखिए, इस पार्टी ने बहुत पहले से, आप लोगों को पता होगा, इन्होंने ये कहा था कि हमारा चाल, हमारा चरित्र, हमारा चेहरा दूसरों से बिल्कुल भिन्न है और एक ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की थी कि ये पार्टी नैतिक मूल्यों और महान आदर्शों को ज्यादा महत्व देती है और उसका पालन करती है। ये कहा गया दिस इज द पार्टी विद डिफरेंस, और उन्होंने बहुत सारी बातें इस तरह की की। लेकिन आज अगर इनके कामों का पूरा विश्लेषण कीजिए, जो कुछ ये कर रहे हैं उसको अगर आप देखिए, तो सबसे ज्यादा
एक तरह से आप कह सकते हैं कि अनैतिक बातें इस पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं, और उस पर किसी को कोई अफसोस भी नहीं है। विरोध होता है, उस बातें उठती हैं, यहाँ तक कि संसद में भी बातें उठी, लेकिन इनको इसका कोई अफसोस नहीं है। एक बहुत बड़ी बात है जिसको आप सब लोग जानते हैं, सारा देश जानता है। पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया इजराइल के, और वो उसका इस्तेमाल तमाम देश के महत्वपूर्ण लोगों की खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए, गुप्त जानकारी हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ। उसमें यहाँ तक कि जजेस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, तमाम ऑफिसर्स थे, आपके जर्नलिस्ट थे, विरोधी दल के नेता थे, यहाँ तक कि कहा गया था कि सत्ताधारी दल के भी कुछ नेताओं के खिलाफ उसका इस्तेमाल हुआ। जी लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसके बारे में जब पूछा तो सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जब एफिडेविट देने की बात आई तो एफिडेविट भी नहीं दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक कमेटी बनाई तो उस कमेटी के साथ इन्होंने सहयोग भी नहीं किया। तो ये सारी चीजें साफ जाहिर करती हैं कि इन्होंने पेगासस का इस्तेमाल किया। ये लोगों के मन में बात कहीं ना कहीं से गई, क्योंकि ये सच बताना नहीं चाहते। तो जो सच जी बोलना ही नहीं चाहता है, वो किस प्रकार के नैतिक मानदंडों का पालन कर रहा है, किन मूल्यों का पालन कर रहा है, उसका चाल क्या है, उसका चरित्र क्या है और उसका चेहरा क्या है, ये जी ये चीज जो है बहुत साफ तरीके से जाहिर हो जाती है कि ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। जी मैं और तो लोगों की बात छोड़ दीजिए, मैंने एक आईआईटी के बहुत सीनियर मतलब पुराने छात्र रहे हैं, एक मुकुंद विष्णु मावलंकर, उनका एक पत्र मैंने देखा। तो उनसे मैंने बात किया कि पत्र आप ही का है या किसी और ने लिखा है, कोई फेक लेटर तो नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप में ऐसी बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो उन्होंने जी कहा नहीं नहीं, पत्र मेरा ही है। उस पत्र में उन्होंने लिखा था प्रधानमंत्री को कि आपने आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में, यानी कन्वोकेशन भाषण में, आपने ये कहा कि देश में आजादी के बाद 25 वर्षों तक विकास का कोई काम नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक किनारे से बहुत सारी चीजों को गिनाया, उसमें एटॉमिक एनर्जी, स्पेस रिसर्च, रॉकेट टेक्नोलॉजी, तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का बनना, बड़े बड़े डैम्स का बनना, ये सारी बातें उसमें उन्होंने लिखी कि प्रधानमंत्री होते हुए आप इस तरह की बात बोल रहे हैं, और वो भी कहाँ, आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में। जी तो इससे बड़ा गलत बयानी क्या हो सकती है? क्या प्राइम मिनिस्टर को ऐसा जी बोलना चाहिए? ये जी किस मामले में नैतिक बात हो सकती थी? मैं इनकी जी नैतिकता के बारे में कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ सबको मालूम है, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। केंद्र में वहां के एक एमपी जो मंत्री बने हुए हैं गृह मंत्रालय में, उनके पुत्र के सारे कारनामे थे। मंत्री जी के ऊपर भी एक हत्या का केस चल रहा है, अभी उसकी सुनवाई भी चल रही है, फैसला तो पता नहीं कब आएगा। लेकिन वो उनके बारे में किसानों ने आंदोलन में कहा कि इनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए। न उन्होंने इस्तीफा दिया, न उनसे उनको बर्खास्त किया प्रधानमंत्री ने। जी मैं देखता हूं कि जिस कांग्रेस की ये लोग इतनी आलोचना करते हैं, कांग्रेस के किसी भी मिनिस्ट्री में इस तरह का कोई व्यक्ति मिनिस्टर नहीं रह सकता था भी नहीं, और कोई हो भी नहीं सकता था। मैं कांग्रेस को मैं जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की बात तो नहीं करता हूँ, तो उन लोगों के काम को मैंने देखा नहीं है, खाली जी मैंने सुना है। वो लोग तो बहुत जी ही उच्च कोटि के आदर्शों को मानने वाले लोग थे। जी जी मोरारजी भाई देसाई को देखा, जो जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी पुराने कांग्रेस बैकग्राउंड के आदमी थे। उनकी सरकार में इस तरह का आदमी एक सेकंड नहीं रह सकता था। उनके लेकिन जमाने सर में जिस तरह मैं का माहौल अभी बता देश दूं, में चल रहा है उसके लिए क्या नहीं, वाकई आप इस तरह हमारी की बात जो सुनिए, हम जी पहले हम आ रहे हैं, जी आप ही की बात पा रहे हैं। हम बताना जी चाहते हैं कि सरकार नैतिक मानदंडों का बिल्कुल पालन नहीं करती है। इसकी ठीक इस सरकार के अंदर एक मिनिस्टर हैं जिन्होंने गोली मारो का नारा ही लगवाया था, हमारे जी द्वारका में हम लोग रहते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लगा प्राइम मिनिस्टर इन्हें अपनी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देंगे, लेकिन उनको एलिवेट करके उन्हें प्रधानमंत्री जी ने फुल फ्लेज्ड कैबिनेट मिनिस्टर बना करके आईएनबी का इंचार्ज बनाया हुआ है, और वो गवर्नमेंट के प्रवक्ता भी बने हुए हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट आई कि सरकार के अंदर लगभग 42% लोग ऐसे हैं जिनका की आपराधिक पृष्ठभूमि है।
यह अगर है जी तो सर। इससे बड़ा दुखद और अनैतिक बात क्या हो सकती है। जी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जो पारदर्शिता की बात करते हैं और बहुत सारी चीजें, इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर फंड वगैरह के बारे में नहीं डिटेल में जानना चाहूंगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार किसी भी नैतिक मानदंड का पालन नहीं कर रही है। सारे नियमों, मूल्यों, मान्यताओं को भंग कर रही है, उसे नष्ट कर जी रही है। ऊपर से देश के अंदर सांप्रदायिक दुर्भावना फैला करके, सद्भावना का नाश करके समाज में तनाव फैलाने का काम कर रही है। इस पार्टी की सरकार, इसके नेता सभी मिलकर के सारे काम कर रहे हैं। प्रतिदिन कोई न जी कोई ऐसा एजेंडा लेकर के, अब आजकल मदरसों का एजेंडा लेकर के लोग घूम रहे हैं। जी ठीक है अभी सर, मैं अभी आपके पास आऊंगी। जी कर्नाटक के अंदर जो जो चीजें हुई हैं वो सब आपको पता जी ही है। तो कुल जी मिला करके ये पार्टी हर तरह से देश के सारी व्यवस्थाओं को इतना छिन्न भिन्न कर रही है, जिससे कि देश जी की एकता विखंडित होने की स्थिति में आ गई है। देश के जी अंदर एक बिखराव की स्थिति पैदा हो रही है। लोगों में आपस में तनाव पैदा हो रहा है। इन सारी जी चीजों को दुरुस्त करने के लिए और एक जन जागृति के लिए अगर कांग्रेस के नेता इस प्रकार जी की कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसको, उस यात्रा को निश्चित रूप से जनता का समर्थन मिलेगा और ऐसी यात्रा की आवश्यकता ठीक भी थी। ये मैं ठीक कहना है चाहता सर। अशोक भारती जी, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने विभाजन की राजनीति की है और कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत को जोड़ने का काम करेगी, तो क्या वाकई ऐसा संभव हो पाएगा? देखिए, अब कांग्रेस और भाजपा की बात तो ऋषिकेश जी अपने आप जाने। हमारे लिए तो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कम्युनिस्टों की हो, चाहे लिबरल्स की हो, चाहे भाजपाइयों की हो, हमें तो इस बात पर देखना है कि आज जो देश के हालात हैं, उन हालात में चीजें कैसे बदली जा सकती हैं। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से निकले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उससे फिजा में थोड़ा परिवर्तन आएगा। और मैं जो ऋषिकेश साहब कह रहे थे, मैंने बात को बड़ा ध्यान से सुना। ये जो जितने भी अपर कास्ट इंटेलेक्ट हैं, उन्होंने जाति का दंश तो कभी झेला नहीं है। जी जाति का फायदा उन्होंने हमेशा उठाया। अभी 85% अपर कास्ट सवर्ण जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। उसकी बात कोई नहीं करेगा। लेकिन जाति की राजनीति, क्योंकि जाति की राजनीति दलितों से जुड़ाव है, उसका पिछड़ी जातियों से जुड़ाव है। एक चाबुक है हाथ में, चाबुक लीजिए और दलितों पे चलाइए, पिछड़ी जातियों में चलाइए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ लीजिए। अगर सवर्ण लेकिन सर, जातियों जो को, अगर पिछले सुनिए सालों में मेरी बात जी सुनिए, अगर सवर्ण जातियों को, अगर सवर्ण जातियां भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही हैं, अगर सवर्ण जातियां भारतीय जनता जी पार्टी से लड़ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं? जी आज इस देश में मुद्दा यही है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो दलितों को, पिछड़ों को नेतृत्व में उभारना चाहते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के सवर्ण नेता हैं, वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि दलित और पिछड़ी जातियां जाति के नाम पर उनके साथ ना आए। लेकिन सर, पिछड़ी जाति और दलित जाति का वोट बैंक तो कहां जा रहा है बताइए मेरे को, आप आंकड़े बताइए, मैं आपको आंकड़े दूंगा। मैं आपको लेकिन उत्तर सर प्रदेश चुनाव हुआ है, जी कांग्रेस ने 34 लाख वोट खोया अपना। तो हमको ये समझना है कि हम जब चीजों को बनाना चाहते हैं, जब हम चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो कम से कम हम ऐसी बात करें कि चीजें बन पाए, बिगड़े नहीं। हम जब तक चीजों की तह में नहीं जाएंगे, ये बड़ा आसान है। सांप्रदायिकरण की जो बात है, सांप्रदायिकरण का ये जो चार
सोशल मीडिया पर, जमीन पर, सड़कों पे लड़ कौन रहा है? या तो मुसलमान लड़ रहा है या दलित लड़ रहा है जी बाकी कौन लड़ रहा है? तो ये जो है जी सामाजिक तबके तो हमेशा से, हमारा तो वैचारिक मतभेद है भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा के साथ, क्योंकि वो जिस विचारधारा को मानते हैं वो विचारधारा वर्णवाद में यकीन करती है, वर्ण आश्रम धर्म में यकीन करती है, जातिवादी व्यवस्था में यकीन करती है। और हम जाति व्यवस्था के पीड़ित लोग हैं, उत्पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं हम। और सवर्ण जातियों ने हमारा शोषण किया है, उन सवर्णों ने भी हमारा शोषण किया जो कांग्रेस में थे, हैं और रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का उन सवर्णों ने भी शोषण किया है जो अभी उसमें हैं, उसको चलाते हैं, चलाते थे, संघ वालों ने भी। ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन अभी चूंकि हम देश में ऐसे संकट है, इस संकट में जो है धर्मांधता इतनी फैल गई है। ये धर्मांधता रातों रात आई नहीं है, ये धर्मांधता हिंदुओं के दिल में बैठी थी, जो बैठी थी वही निकल कर आ रही है। हमें रास्ता ढूंढना है, हिंदुओं को तबाही के रास्ते पे जाने से रोकना है। हिंदुओं को रोकिए, सवर्णों को रोकिए तबाही के रास्ते पे जाने से। दलित तबाही के रास्ते पे नहीं है, दलित अपने उत्थान के रास्ते पर है। जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये डीजीपी होने के नाते सबसे पहले तो मैं आप सभी मोहतरम हजरात की खिदमत में आदाब अर्ज करता हूँ। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। हिंदुस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ पर इस यात्रा को सभी लोग सपोर्ट करेंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ, मगर ये कि वो किसी खास मानसिकता से ग्रसित हो, वरना हर इंसान इसको सराहेगा और इससे जुड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि आया इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं होगा, ये एक अलग मैटर है, क्योंकि कांग्रेस पर अब एतबार कम रह गया है लोगों का, क्योंकि उनके कुछ आपसी इख्तलाफात जो सामने आ रहे हैं और जो लीडरशिप के सिलसिले में भ्रम है या आपस में इख्तलाफ है, जो भी है, उससे जो एक मैसेज गया है और जिसको मौजूदा सरकार ने भी उसको बढ़ाकर पेश किया है, और राहुल गांधी जी को एक ऐसा बच्चा बनाकर पेश किया है कि जिसको कुछ नहीं आता। ये उनकी मीडिया ने भी उसको बहुत सपोर्ट किया है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम मजबूती से इसको लेकर चलते हैं और लोगों को जोड़ते हैं तो प्लस पॉइंट है, यानी लोग इससे जुड़ेंगे। लेकिन उसको किस हद तक फायदा है, उसको वोट में तब्दील कर सकते हैं, ये एक अलग मैटर है। जी नकवी साहब, लेकिन राहुल गांधी जी की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, तो क्या वाकई इससे उनको फायदा मिल पाएगा? यही मेरा सवाल है कि ये उसको वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे, अपने हक में जोड़ पाएंगे। ये टॉपिक जो है ये तो जोड़ेगा, लेकिन ये कांग्रेस को फायदा भी पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, इसमें मेरे ख्याल से भी मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो ये कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको ये बताना चाहिए कि ये जो तहरीक चल रही है हिंदू मुसलमान की या दलितों को और पिछड़े वर्गों को अलग करने की, और उनको कहीं मॉब लिंचिंग के जरिए से, कहीं उनके घरों को गिराए जाने के जरिए जो एक दहशत फैलाई जा रही है, ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, ये बाहर की हुकूमतों के हाथों में खेल रही है गवर्नमेंट हमारी। और जिस तरीके से बाज बाहरी मुल्कों ने इस्लाम को बदनाम करने के लिए तालिबान, अल-कायदा, अन-नसरा इस तरह की तहरीकें चलाई हैं, और वो किसी हद तक अपने उसमें कामयाब भी रहे हैं, अगरचे पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो सके और लोग पहचान गए उनको, उसी तरीके से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए अब इन्होंने हिंदुओं का सहारा लिया है। तो हिंदुओं को, हमारे भाइयों को ये बात जान लेनी चाहिए कि ये के जो मैसेजेज आ रही हैं, हिंदू तो एक बहुत साफ मजहब है जिसमें मुर्गी का अंडा खाने तक के लिए मना किया गया है,
वो कहाँ से इंसान को मारेगा, वो कहाँ से इंसान के घर तबाह करेगा, वो कहाँ से माहौल को खराब करेगा। उस हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से इस्लाम में भी इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से फैलाया गया और बाकायदा बाज मुल्कों ने अपने अपने फौजी भेजे, उनको सपोर्ट किया, कई कई मुल्क उसमें शामिल रहे। दाइश की तरह कितने जुल्म उसने इंसानियत के ऊपर ढाए हैं। उसी तरीके से ये चाहते हैं कि हिंदू भी इस तरह का जुल्म ढाएं और बदनाम हो। पूरे दुनिया से जो है वो मजहब हट जाए, धर्म हट जाए, नैतिकताएं हट जाए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा 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 रहे और कुछ न रहे। इसी तरीके से जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट को पैसे वालों को सपोर्ट कर रही है, और जो भी नैतिकता की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, जो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, वो अगर जबान खोलते हैं तो उनको फौरन सजा दी जाए। जी हरिकेश जी, आपकी कांग्रेस पार्टी अपना मैसेज जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रही? जैसे लगातार पिछले सालों से कोशिश की जा रही है, विपक्ष भी अब साथ आ रहा है बीजेपी के खिलाफ, तो आखिर क्या वजह है कि अपना मैसेज नहीं कन्वे कर पा रही है जनता तक? देखिए, कांग्रेस की बात कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछेगा तो बताएंगे। मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूं, इसलिए कांग्रेस के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक मैं समझता हूं वो लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना, ये सरकार जो इस समय काम कर रही है, ये इतना बदनाम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस को, कि कांग्रेस के प्रति जो विश्वास जनता में पहले था वो विश्वास काफी घटा हुआ है। और उस विश्वास को अटेन करने के लिए कांग्रेस को बहुत कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। अभी हमारे एक भाई ने जो बात कहा कि सवर्णों के बारे में कि वोट देने का जो बीजेपी के साथ है, तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि पढ़े लिखे लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सवर्णों में भी है और दूसरे वर्गों में भी है। हिंदुओं में इनका एक बहुत बड़ा वर्ग आज बिना कुछ सोचे समझे, मैंने कहा ना, वो अपने विवेक को लगता है कि कहीं और रख चुके हैं, वो बगैर सोचे समझे भारतीय जनता पार्टी के सारे गलत कामों का सपोर्ट करते हुए उसको आज सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनसे आप बात करिए तो आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझाने के बियॉन्ड स्थितियां पैदा हुई हैं, और ये स्थितियां बनी ही है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान भ्रामक प्रचारों से, जो कि जिसका आधार ही है घृणा नफरत, जिसके आधार पर लोगों में आपस में भेदभाव पैदा होता है। और दूसरी बात कि अब की बार ये देखा गया है हिंदुओं में, जो मैंने पोलराइजेशन की बात की, मैं बहुत यथार्थ बात कर रहा हूँ। मैं अभी सिद्धांतों पर जो बातें कुछ हमारे भाइयों ने उठाया है उस पर अगर बात होगी तो लंबी बात करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपके पास समय नहीं है। लेकिन अब की बार मैंने ये देखा है कि इस चुनाव में बैकवर्ड्स का तो एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को सपोर्ट कर ही रहा था। दलितों में भी अब की बार, दलित भाइयों में ऐसा देखा गया है कि उनका भी एक वर्ग बीजेपी को अब की बार वोट दिया है। और अभी 3 दिन पहले हमको बिहार से एक बहुत इम्पोर्टेंट नेता ने कुछ बातें की, जिसको कि कहना बहुत मुनासिब मैं नहीं समझ रहा हूँ। मुस्लिम समुदाय के बारे में कुछ बात उन्होंने उठाई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका ये नतीजा हो रहा है कि हमारे दलित भाई जो हैं, और हमारे बैकवर्ड्स में तो पहले से ही रहा है तमाम वर्गों के अंदर, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ लोगों ने यादवों तक के बारे में कहा, जो कि एक तरह से बीजेपी के खिलाफ रहे हैं यूपी और बिहार दोनों में। वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे उनमें भी ये भावना धीरे धीरे घुस रही है, इसलिए अगर इससे मजबूती के साथ लड़ा नहीं गया और केवल तरह तरह के विवाद पैदा किए गए तो एक बहुत खतरनाक स्थिति देश में बनेगी। और कहीं ये पोलराइजेशन पूरी तरीके से धार्मिक आधार पर हो गया तो देश बहुत दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। ये सबकी चिंता भी हो गई है, इसलिए आज जरा बहुत सारी छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ करके सोचने और काम करने की जी अशोक भारती जी, जिस तरह से वंशवाद को बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया था, जबकि मुद्दा रोजगार और महंगाई होनी चाहिए थी, ये यात्रा क्या वाकई देशवासियों की सोच कांग्रेस के प्रति बदल देगी? कांग्रेस ने तो खुद कहा कि कांग्रेस की यात्रा नहीं है, उन्होंने कहा तो सारे समाज की यात्रा है। और राहुल क्योंकि वो जो मीटिंग हुई थी जिसमें भारत जोड़ो यात्रा की एक सिविल सोसाइटी की मीटिंग हुई थी, मैं भी उसमें था, आधे दिन था मैं उसमें उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के झंडे के तहत ये यात्रा नहीं करेंगे, कांग्रेस के लीडर रहेंगे, लेकिन ये यात्रा तो पूरे देश की, पूरे समाज के लोगों की है, और उसमें 300 लोग रहेंगे, 300 लोगों में 100 लोग कांग्रेस के रहेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। तो मैं समझता हूं कि
जब पूरे समाज के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं तो इस यात्रा के बहुत निहितार्थ निकलेंगे। लोग निश्चित तौर पर ऐसे इस प्रयास को काफी हाथों हाथ लेंगे, उसका बहुत असर होगा, सकारात्मक असर होगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय राहुल गांधी की जो पप्पू वाली छवि बनाई है, राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए ये साबित कर देंगे कि इस देश का असली पप्पू कौन है। जी ठीक है। अफरोज नकवी साहब, क्या समाज के लोगों की सोच वाकई बदल जाएगी और मुस्लिम समुदाय के बारे में की सोच क्या राहुल गांधी को लेकर बदल पाएगी? आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, जैसा कि अशोक भारती साहब ने कहा कि ये पॉजिटिव मैसेज जाएगा और लोग जुड़ेंगे इससे। और मुस्लिम समाज भी हिंदुस्तान की जनता से अलग नहीं है, उसके ऊपर भी जो यहाँ पे हालात होते हैं उनका असर होता है। और वो भी हर तबके का आदमी ये सोच रहा है कि एक ऐसा निज़ाम और सिस्टम दोबारा से आना चाहिए जो सेकुलरिज्म के बेस पर देश को आगे बढ़ाए। और जो दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है और हमें शर्म से हमारी निगाहें नीची हो जाती हैं। पहले हिंदुस्तान एक गुलदस्ता समझा जाता था तमाम धर्मों का, और अब वहाँ पर इंसानियत को कुचला जा रहा है। तो सभी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे और दूसरे, हिंदुओं में भी एक बड़ा तबका जो है वो इस बात को मानता है और तलाश में है कि एक मजबूत पार्टी कोई उनके सामने आए। अब कांग्रेस के लिए ये एक इम्तिहान की घड़ी है कि वो अपने आप को वो पार्टी साबित कर सकती है जिसपे लोगों का भरोसा और एतमाद दोबारा से जाग जाए या नहीं। इसके लिए कांग्रेसियों को मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेसियों को थोड़ा सा अपनी पार्टी के सिलसिले में भी देखना होगा। उन्होंने ही ऐसे लोगों को अपने यहाँ घुसाया जिनको फॉरेन मिनिस्टर और पीएम तक बना दिया जो उनकी पार्टी के नहीं थे। तो या तो ये बिल्कुल जाहिल थे या किसी साजिश का हिस्सा थे, वरना ऐसे लोग क्यों कांग्रेस में आए जिन्होंने कांग्रेस का को खराब कर दिया। तो मुसलमान भी इससे जुड़ेंगे और ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान इस देश की जनता की राय से अलग कोई राय रखते हैं। ठीक है सर, आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।